हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। कल स्टैटिक की जो वीडियो हमने डाली उसमें क्या पढ़ा था, दर्रे, और आज हम क्या पढ़ेंगे, अफवाह तंत्र। और अफवाह तंत्र में जो नदियां हैं उनको पढ़ेंगे, उत्तर भारत की नदियां, और उत्तर भारत की नदियां या फिर इनको हम कहें कि हिमालय तंत्र की नदियाँ। हिमालय तंत्र का मतलब जिसकी उत्पत्ति हिमालय के क्षेत्र से होती हो, हिमालय तंत्र की नदियाँ होंगी। दूसरी होती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, इनकी उत्पत्ति हिमालय तंत्र से नहीं है, पठारों से है, पर्वतों से है। और ये जो नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये दक्षिण भारत की नदियाँ होंगी। उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो किस में आएंगी, हिमालयी तंत्र में आएंगी। सबसे पहले मैंने शब्द लिखा अफवाह तंत्र। ये अफवाह का अर्थ क्या होता है, अफवाह क्या होता है, जब जल एक निश्चित धारा में चलता हो, निश्चित दिशा में चलता हो, उसको हम क्या कहते हैं, अफवाह। ये फिर तंत्र क्या होता है, जो नदी है जिस निश्चित धारा में जा रही है उसके साथ उसके सहायक नदियों को जोड़ दिया जाए, जो उसमें आके मिल रही हैं, उनका जो तंत्र बनेगा उस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाएगा, अफवाह तंत्र। जैसे सिंधु नदी है, सिंधु नदी एक निश्चित धारा में चल रही है, ये अफवाह हो गया। सिंधु की सहायक नदियां उसमें जो आके मिल रही हैं उनके तंत्र को मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा, अफवाह तंत्र। अब अफवाह तंत्र के आधार पर या जो निश्चित धारा में बह रही हैं उसके आधार पर नदियां कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की। एक हिमालय तंत्र की नदियां, जिनमें हमें किसको पढ़ना है, सिंधु नदी को पढ़ना है, गंगा नदी को पढ़ना है, ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ना है। दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो प्रायद्वीप के पठारों से निकलती हैं, पर्वतों से निकलती हैं। ये नदियाँ कौन कौन सी होंगी, कितने भागों में इनको बांटा है, दो भागों में। एक नदियाँ वो जो प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं, अरब सागर में जाती है। दूसरी नदियाँ वो जो प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। इनकी बात हम बाद में करेंगे। आज जिस पे हमें बात करनी है वो हिमालय तंत्र की नदियाँ, और उनमें पहला टॉपिक क्या है, सिंधु नदी तंत्र। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, आज जिस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे सिंधु नदी को करेंगे। कोशिश करूंगा आज कंप्लीट हो ही जाए। देखो अच्छा, अगर मैं बात करूं सिंधु नदी, भारत का मैप तो देखा ही होगा। देखो फटाफट, ये जो क्षेत्र है ये कैलाश मानसरोवर वाला क्षेत्र है, और यहाँ से जो नदियों का उद्गम हो रहा है, यहाँ से इसी क्षेत्र से कैलाश मानसरोवर वाले क्षेत्र से 3 नदियों का उद्गम होता है। कितनी नदियों का, 3 नदियों का। 3 नदी कौन कौन सी, इसी क्षेत्र से सिंधु नदी का उद्गम होगा, इसी क्षेत्र से सतलज नदी का उद्गम होगा, और इसी क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होगा। तीनों के अलग अलग ग्लेशियर हैं, उनकी बात अभी करेंगे। अब देखो, जो सिंधु नदी है ऐसे चलती है, और ये जो यहाँ डेल्टा बनाती हुई कहाँ जाके गिरती है, अरब सागर में, अरब सागर में। ये जो डेल्टा बनाती है ये कहाँ बनाती है, कराची, और कराची कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। इस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों की मैं बात करूंगा। ये जो नदी भारत के अंदर ये एक गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज या गड्ढा। ठीक, ये जो गार्ज है ये भारत का सबसे गहरा गार्ज, भारत का सबसे बड़ा लिख लो या गहरा लिख लो, गहरा नदी गार्ज, नदी गार्ज। क्या नाम है इसका, बुंजी गार्ज, बुंजी गार्ज। गहराई कितनी है इसकी, 5051 मीटर, 81 कितना मीटर या किलोमीटर, मीटर। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा नदी गार्ज,
ग्रेट कैनियन कोलोरेडा पठार पर, कहाँ पर है? यूएसए के अंदर। अगर भारत का सबसे बड़ा नदी गार्ज पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? बुंजी गार्ज। कौन सी नदी बनाती है? सिंधु नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी गार्ज पूछा जाए तो ग्रेट कैनियन कोलोरेडा पठार पर, उत्तरी अमेरिका के अंदर। दोनों ही ध्यान रखने हैं। इसके बाद ये जो सिंधु नदी है ये किन पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो आंसर क्या बताओगे? लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच। जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच। अच्छा, ये भारत में घुसती कहाँ से और निकलती कहाँ से? हाँ, भारत में प्रवेश कहाँ से करती है और एग्जिट कहाँ से होती है? तो प्रवेश कहाँ से होगी? कौन सा स्थान है ये? दमचौक। और ये एग्जिट कहाँ से होती है? चिल्लास से। दमचौक से प्रवेश करती है भारत में और चिल्लास से ये बाहर निकल जाती है। बात क्लियर हो रही है? याद रखने के लिए सीधा सीधा याद रख लो, दम लगा के घुसी, चिल्ला के निकली। याद हो जाएगा। दम लगा के घुसने का मतलब दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्ला के निकलती है। ठीक है, तो दमचौक और चिल्लास। इसके अलावा देखो इसकी जो सहायक नदियां हैं उनको देखो। यहाँ से एक नदी यहाँ से निकलेगी, ठीक, और दूसरी नदी, तीसरी नदी, चौथी नदी और पांचवी नदी। ठीक, यहाँ से इसका जो क्रम है उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है, क्रम ध्यान रखना। सबसे पहले कौन सी आएगी? सिंधु। सिंधु के बाद झेलम। सिंधु के बाद झेलम नदी। झेलम के बाद चेनाब। चेनाब के बाद रावी। रावी के बाद व्यास और व्यास के बाद सतलज। व्यास सतलज। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो यहाँ जो नदी है यहाँ से जो निकलेगी वो कौन सी? झेलम। झेलम के बाद चेनाब। चेनाब के बाद रावी। रावी के बाद व्यास। व्यास के बाद सतलज। अब देखो यहाँ से ये जो नदी निकली ये यहाँ पे आके मिलती है। ये कौन सी नदी है? व्यास। ये कौन सी है? सतलज। ठीक, इसके बाद ये जो पॉइंट हैं इनको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो सबसे पहले मैं इनके उद्गम स्थान की बात कर लूँ, कहाँ कहाँ से ये इनका उद्गम होता है। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? कैलाश मानसरोवर से। कौन से ग्लेशियर से होता है? क्या बताओगे? ग्लेशियर बताओ। बोखरचू बोल दो या सानू ख्यायाब बोल दो। तो कौन से स्थान से? बोखर या सानो ख्याबाब, दोनों ही नाम लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राकसताल या राक्षसताल। ये पूरा का पूरा कैलाश मानसरोवर वाला एरिया है। इसके बाद ये जो नदी है ये कौन सी है? झेलम। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शेषनाग झील। शेषनाग इसके बाद दूसरी कौन सी? झेलम। सिंधु, झेलम, चेनाब।
चिनाब नदी का उद्गम बड़ा लाचा दर्रा यानी कि हिमाचल प्रदेश में। ये बड़ा लाचा दर्रा कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। इसके बाद कौन सी आएगी? रावी। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रा। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है। और व्यास नदी का व्यास कुंड। व्यास नदी का उद्गम कहाँ से बताओगे? व्यास कुंड। ये उद्गम इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, और इसके साथ ही ये राज्य पूछे जाते हैं कि किस राज्य से उद्गम होता है। तो दो नदियां ऐसी हैं सिंधु तंत्र की जिनका उद्गम भारत से नहीं होता। कौन कौन सी? एक तो सिंधु का और एक सतलज का। ये सतलज नदी इस भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? सतलज नदी कहाँ से प्रवेश करती है? कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रे से। पूछा हुआ क्वेश्चन है, सतलज नदी भारत में कौन से दर्रे से घुसती है, कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? कौन सा होगा? सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा कौन से राज्य में है? कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर से कितनी नदियों का उद्गम होता है? झेलम का। कहाँ से होता है? जम्मू कश्मीर से। झेलम के बाद अगर हम बात करें चिनाब, चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बड़ा लाचा दर्रा, और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें रावी नदी, रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद व्यास कुंड कहाँ से? व्यास कुंड कहाँ है? बताओ, व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? व्यास कुंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इतनी बात ये समझ में आई, किसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? उद्गम ध्यान रखना। दूसरी बात, ये मिलती कहाँ कहाँ है ये देख लो। ये जो झेलम नदी है, झेलम नदी सबसे पहले आके किस में मिलेगी? चिनाब में। और चिनाब में ये किस स्थान पर मिलती है? जुंग नामक स्थान पर, जुंग या झुंग नामक स्थान पर। इसके बाद देखो, झेलम चिनाब में मिल गई। इसके बाद कौन सी बची? हाँ, रावी। ये रावी नदी कहाँ मिलती है? बताओ, रावी नदी कहाँ मिलती है? सिंधु सराय में, पाकिस्तान में मिलती है। ये कहाँ मिलती है? सिंधु सराय, सिंधु सराय, पाकिस्तान। इसके बाद ये जो व्यास नदी है, ये व्यास नदी किस में मिल गई? सतलज में। और सतलज आके इस चिनाब में मिलेगी। ये आगे किस नाम से जानी जाएगी? चिनाब। और चिनाब में ये कहाँ मिलती है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर। कहाँ मिलती है? भागलपुर या मुजफ्फरपुर। इसके बाद ये जो नदियाँ इकट्ठी होके आ रही हैं, ये लास्ट में किस में मिलेंगी? सिंधु नदी में। और सिंधु नदी में यहाँ जो मिलेंगी, ये पंचनद का निर्माण करती हैं। पंचनद, ये पंचनद कहाँ बनाती हैं? कौन से स्थान पर? पठानकोट, मिठानकोट। पठानकोट तो भारत में है, कहाँ बनाती हैं? मिठानकोट। ये कौन सी जगह हो जाएगी? मिठानकोट। ये बात समझ में आ गई? मिलने का क्रम। इसमें एकमात्र नदी जो भारत में मिलती है, कौन सी है? व्यास, ठीक। और व्यास नदी जहां मिलती है, यहां से एक नहर निकाली गई है। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर या इंदिरा नहर। कहाँ से निकाली गई है? हरीके बैराज, पंजाब से। ये जो नदी मिल रही है, ये व्यास नदी सतलज में जो मिली, ये कहाँ मिली?
हरी के बैराज पंजाब में। और यहां से जो हरी के बैराज से जो नहर निकाली गई, कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर या इंदिरा नहर, कुछ भी लिख लो। ये इंदिरा नहर है। ये मानव निर्मित विश्व की सबसे लंबी नहर। मानव निर्मित विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा नहर। ये पॉइंट लिखना, पूछा हुआ पॉइंट है। विश्व की सबसे बड़ी, भारत की तो है ही, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर कौन सी हो गई? इंदिरा नहर। ये राजस्थान में सिंचाई के लिए जल यहाँ से जाता है। दूसरी बात, अगर विश्व की सबसे बड़ी नहर पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? सुएज नहर। विश्व की सबसे बड़ी नहर पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? सुएज नहर। कहाँ है ये? मिस्र के अंदर। अगर मानव निर्मित विश्व की सबसे बड़ी नहर पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? इंदिरा नहर, भारत। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, ये जो नदियां हैं इनके प्राचीन नाम कुछ पूछे जाते हैं, उनको देख लो। अगर मैं बात करूं सिंधु की, एक बार फिर लिख रहा हूं सिंधु। सिंधु के बाद कौन सी आएगी? झेलम। झेलम के बाद चिनाब। चिनाब के बाद रावी। रावी के बाद व्यास, और व्यास के बाद सतलज। ये इनका उत्तर से दक्षिण क्रम है। ये क्रम पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। अब देखो, इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं? ये जो सिंधु है, इस सिंधु को भारत में सिंधु कहते हैं। ये तिब्बत वाले एरिया में जहां से निकल के आती है, किस नाम से जानी जाती है? हाँ, शेरमुख नदी या सिंघी, या सिंघी। ठीक। अगर मैं बात करूं झेलम नदी, इसका प्राचीन नाम क्या बताओगे? वितस्ता। दूसरा, चिनाब का प्राचीन नाम अस्कनी। रावी का प्राचीन नाम परुसणी। व्यास का विपासा। सतलज का सतुद्री। प्राचीन नाम ये ध्यान रखने हैं। दूसरी बात, और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यहाँ पे एक क्वेश्चन हिस्ट्रीज में पूछा जाता है वितस्ता नदी से लेके, इसके यहाँ इसके किनारे एक युद्ध हुआ था, हाइडेस पीच का युद्ध। बहुत बार पूछा गया है, हाइडेस पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? झेलम नदी के किनारे। वितस्ता नदी के किनारे किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर और पोरस के बीच ये युद्ध कब हुआ था? हाँ, 326 ईस्वी पूर्व। ईस्वी मत बताना, ईस्वी पूर्व। 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर भारत कब आया? सिकंदर भारत कब आया? बताओ। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? यही डेट ध्यान रखना, 326 ईस्वी पूर्व है ये। 326 ईस्वी पूर्व, ईस्वी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। ऑप्शन में अगर ये आएगा, पूछा जाएगा तो ईस्वी लिखा हुआ जरूर आएगा। 326 रट रखा है, उससे काम नहीं चलने वाला। ईस्वी पूर्व ध्यान रखना। हाँ, लाहौर किस नदी के किनारे है? रावी। क्वेश्चन पूछा गया है यहां से, लाहौर किस नदी के किनारे है? यहां पे एक अधिवेशन हुआ था 1929 का, 1929 का लाहौर अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी?
जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले राष्ट्रध्वज कहाँ फहराया गया? रावी नदी के तट पर, लाहौर के अंदर। और यहाँ कौन कौन सी बातें हुई इसमें जो प्रस्ताव पारित किया गया? एक तो इसमें झंडा फहराया और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखना, लाहौर अधिवेशन कब हुआ है? 1929 में। किस नदी के किनारे हुआ है? रावी नदी के किनारे। अध्यक्षता किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने। 2-3 प्रस्ताव पास हुए हैं, जब पॉलिटी मैंने पढ़ाई होगी तो बताया होगा, ध्यान रखना। अच्छा, ये सिंधु नदी है, इसके किनारे कौन सा शहर है? लद्दाख की राजधानी लेह। किस नदी के किनारे है? लेह। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। इतनी बातें क्लियर हो गई। और देखो, यहां पे मैं दोआब की बात कर रहा हूं। दोआब, ये दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? दोआब। अब ये दोआब कौन कौन से बनते हैं उनको एक बार देख लो आप। ये सिंधु नदी, सिंधु के नीचे कौन सी आएगी? सिंधु। सिंधु के बाद झेलम। झेलम के बाद चिनाब। चिनाब के बाद रावी। रावी के बाद व्यास। और व्यास के बाद सतलज। क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं? क्वेश्चन सुनो। अगर मैं बात करूं, ये सतलज और ब्यास के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब तो है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। जैसे गंगा यमुना का दोआब आपने सुना होगा, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र। इस पंजाब आपने सुना होगा, 5 नदियों के बीच का क्षेत्र। त्रियाब आपने सुना होगा, 3 नदियों के बीच का क्षेत्र। इसी तरीके से दोआब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। अगर मैं बात करूं, ये व्यास और सतलज, इन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? बिष्ट। इसे किस नाम से जानते हैं? बिष्ट। बिष्ट किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो व्यास और सतलज। अगर हम बात करें रावी और व्यास, रावी और व्यास, इनके बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? बारी। किस नाम से? बारी। बारी किसके बीच का क्षेत्र है? रावी और व्यास। अगर हम बात करें चिनाब और रावी के बीच का क्षेत्र, चिनाब और रावी के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? बताओ। रचना दोआब। रचना दोआब किस नाम से जाना जाएगा? रचना। झेलम और चिनाब के बीच का क्षेत्र खाज, ये क्या होगा? खाज के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों के बीच का जो क्षेत्र है ये त्रियाब है। क्या है? त्रियाब। त्रियाब, इस त्रियाब को क्या कहा जाता है? सिंधु सागर का मैदान। ये त्रियाब क्षेत्र है, इसी को कहा जाता है सिंधु सागर का मैदान। अगर आपसे दोआब पूछ लें तो देखो, ये 3 नदियों का क्षेत्र त्रियाब होगा और त्रियाब में क्या होगा? सिंधु सागर का मैदान। अगर हम बात करें झेलम और चिनाब तो क्या कहलाएगा? छाछ। ठीक। चिनाब और रावी क्या कहलाएगा? रचना।
रा यहाँ से ले लिया, चा यहाँ से ले लिया, रचना। इसी तरीके से रावी और व्यास, वा यहाँ से ले लिया और रा यहाँ से ले लिया, क्या कह दिया इसको, बारी। इसी तरीके से सतलज और ब्यास के बीच का क्षेत्र बिष्ट, क्या कहलाएगा, बिष्ट। याद रहेंगे इतने? अरे बताओ। अब देखो एक एक नदी के बारे में देख लें या इनकी परियोजनाएं देख लें। बताओ, परियोजनाएं देख लें, परियोजनाएं देखो, क्योंकि अगर और ज़्यादा बताएंगे तो लेक्चर हो जाएगा लंबा। परियोजनाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं और जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो साथ साथ बता दूंगा मैं। सबसे पहले डाल लो सिंधु नदी। कोई परियोजना है इस पे? हाँ, कोई परियोजना है? निम्मो बजागो, परियोजना। बाकी और ज़्यादा कोई परियोजना इसमें है नहीं। दूसरी, सिंधु के बाद कौन सी आएगी? झेलम। कौन सी आएगी? झेलम नदी। झेलम नदी पे परियोजनाएं कितनी हैं? झेलम नदी पे कितनी परियोजनाएं हैं? कौन कौन सी? किशनगंगा और उरी और तुलबुल परियोजना। इस पे कितनी बतानी है झेलम नदी पर? 3। और 3 कौन कौन सी? एक तो किशनगंगा। किशनगंगा परियोजना किस नदी पर है? नीलम नदी पर। यानी गंगा, यानी किशनगंगा जो नदी है उसका पाकिस्तान में नाम क्या है? नीलम। तो नीलम नदी लिख लो, या ये झेलम नदी, और यहाँ जो पाकिस्तान से दूसरी नदी आती है किशनगंगा, इस पर जो परियोजना बनी है ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बनी है। दूसरी उरी परियोजना, उरी। तीसरी तुलबुल परियोजना। और ये तीनों ही कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। तीनों ही कहाँ बतानी है? जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके अलावा झेलम के बाद कौन सी आएगी? चेनाब। चेनाब नदी पर कितनी परियोजनाएं हैं? 3। कौन कौन सी? एक तो सलाल, ध्यान रखनी है, सलाल, दुलस्ती और बगलिहार। कितनी परियोजनाएं ध्यान रखोगे? 3। कौन कौन सी? सलाल, दुलस्ती और बगलिहार। ये परियोजनाएं कौन सी नदी पर हैं? चेनाब नदी पर। ये परियोजनाएं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी और जो जरूरी महत्वपूर्ण बातें थी पीछे मैं बता चुका हूँ, ठीक। इसके अलावा चौथी देखो, झेलम, चेनाब, इसके बाद कौन सी आएगी? रावी नदी। रावी नदी का उद्गम मैं बता चुका, कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रा से। कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रा से। अगर हाँ, जो झेलम नदी है उसके वैसे बता चुका हूँ मैं, झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है? श्रीनगर, ठीक। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील, और बुलर झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? झेलम नदी। ये पॉइंट ध्यान रखना, पूछे हुए हैं। बुलर झील का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? झेलम नदी के द्वारा। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, लिखे नहीं है मैंने। इसके अलावा मैं रावी नदी की परियोजना की बात करूं तो रावी नदी के किनारे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? बताओ। हिंद सागर परियोजना और चमेरा परियोजना, 2 हैं।
हिमसागर परियोजना और दूसरी चमेरा परियोजना। ये कहाँ है? हिमसागर परियोजना और चमेरा कहाँ है ये बताओ। जम्मू कश्मीर में कौन सी है? हिमसागर परियोजना। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर। चमेरा परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये हिमसागर परियोजना है, यहाँ पे जो बांध बना है उस बांध को क्या कहते हैं बताओ? महाराजा रणजीत सिंह बांध। पूछा जाए कहाँ है तो कहाँ बताओगे? हिमाचल प्रदेश में। बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमसागर परियोजना पे जो बांध बना है इस बांध को ध्यान रखना, महाराजा रणजीत सागर बांध। इसके अलावा पांचवी नदी कौन सी है? व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड से। इस पे परियोजना कौन सी है? पौंग परियोजना। कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर। इंपॉर्टेंट है पौंग परियोजना। कौन से राज्य में है ये? कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश। पौंग परियोजना कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। छठी कौन सी थी? सतलज। सतलज नदी पे कोई परियोजना है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध कौन से राज्य में है ये? पंजाब में। पंजाब में भाखड़ा है या नांगल है? नांगल। ये वाला दो बांध हैं ये पंजाब में है और भाखड़ा कहाँ है? हिमाचल के अंदर। भाखड़ा कहाँ है? हिमाचल के अंदर। ठीक। भाखड़ा नांगल बांध के पीछे जो जलाशय बना हुआ है इस जलाशय का नाम क्या है? गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर जलाशय पूछा जाए तो कहाँ बताओगे? गोविंद सागर जलाशय कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर जलाशय कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरी बात इसमें अगर हम देखें गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय, मिलता जुलता नाम है। भारत का सबसे बड़ा जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर? किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा जलाशय पूछा जाए तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय, और ये क्या है? गोविंद सागर जलाशय। दोनों में डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ध्यान रखना। अरे बातें समझ में आ रही है ना? दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके अलावा और कौन सी बातें रह गई बताओ? परियोजनाएं ध्यान रखनी है, उद्गम ध्यान रखने हैं, नदियों के बीच का क्षेत्र ध्यान रखना है। उद्गम कौन सी नदी का कहाँ से हो रहा है, कहाँ मिल रही है? अच्छा हाँ, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, आंसर क्या होगा? चेनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, आंसर क्या होगा? चेनाब नदी। कौन सी नदी है? चेनाब। सतलज वगैरह मत बता देना। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880। भारत में कितनी है? 1114। भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? अच्छा, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो आंसर क्या होता है? गंगा। गंगा नदी की लंबाई भारत में कितनी है? 2300 कुछ है।
ये 2500 टोटल लंबाई है, 2525 या 2500 जो दे रखी है ये गंगा की कुल लंबाई है। इसमें से जो बांग्लादेश वाला भाग है उसकी लंबाई घटानी पड़ेगी। अरे बात समझ में आ रही है ना? और बताओ कोई क्वेश्चन रह गया हो आपका? अरे बताओ कौन सी बात रह गई जो जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको कम समय में बताने की कोशिश की। चलो मैं क्वेश्चन पूछूं फिर। हाँ, एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील। हाँ, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील। अच्छा ये लैगून क्या होता है? लैगून क्या होता है? चलो, जो सबसे बड़ी मीठे पानी की बुलर झील है किस प्रकार की झील है? गोखुर झील है। किस प्रकार की झील है? गोखुर झील। चलो क्वेश्चन सुनो फिर, अभी मैं समझा दे रहा हूं। बुलर झील है, बुलर झील है। पहला ऑप्शन लोयस झील, लोयस। दूसरी हिमोड़ झील, हिमोड़ झील। तीसरी गोखुर झील। और चौथी लोयस झील, हिमोड़ झील, गोखुर झील और चौथी, चौथा ऑप्शन क्या लिख दूं? लैगून झील लिख दूं? लैगून झील। आंसर क्या सही करेंगे इसमें? गोखुर झील। लोयस झील क्या होता है फिर ये? देखो मैं बता दे रहा हूँ। अगर लोयस झील का मतलब है कि जो वायु है, वायु अपने साथ मिट्टी के कणों को लेके आए और कहीं एक जगह इकट्ठा कर दे, तो वो जो मिट्टी का टीला जो बनेगा वो क्या होगा? लोयस। हिमोड़ का मतलब क्या है? जो बर्फ है वो अपने साथ अवसाद वगैरह बहा के लाए, तो वो कैसा हो जाएगा? हिमोड़। गोखुर झील का मतलब ये जो बुलर झील है ये कौन सी नदी से बनी? झेलम। ये जो झेलम नदी जो ऐसे बह रही है, ठीक, हुआ ये कि इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, और चेंज कर लिया, ये जो ऐसे ऐसे बह रही है ये सीधी धारा में बहने लगी, तो ये जो गाय के खुरके जैसी आकृति बनी, यहाँ झील का निर्माण हो गया। और इसी प्रकार जो झील का निर्माण हुआ यही कौन सी झील है? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गोखुर झील। यानी गाय के खुर की तरह झील का जो निर्माण हो जाए वो कौन सी झील हो जाएगी? गोखुर झील। बात समझ में आई? अब देखो ये लैगून झील कहाँ होती हैं? ये लैगून झील आपको समुद्र से लगे हुए जो तटीय प्रदेश हैं उनके अंदर मिलेंगी। केरल में है, उड़ीसा में है, और जो तट से लगे और क्षेत्र हैं छोटी मोटी झीलें वहाँ पर भी हैं। तो ये जो झीलें कैसे निर्माण करती हैं कि ये अपना जो भारत है, ये मान लो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहाँ समुद्र है, और समुद्र क्या है? यहाँ बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ से किसी भी तरीके से पानी इधर घुस गया स्थलखंड में, और हुआ क्या कि थोड़े दिन बाद यहाँ पे मिट्टी या स्थलखंड ब्लॉक हो गया कि अब इस बंगाल की खाड़ी से इसका संबंध नहीं रहा, तो यहाँ जो पानी भरा रह गया वो कैसी झील होगी? लैगून या अनूप झील। बात क्लियर हो गई ना? आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।